नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार अभी तक किसी मुद्दे पर चर्चा तैयार नहीं थी, लेकिन विपक्ष के लगातार प्रदर्शन को देखते हुए आखिरकार कल सरकार तैयार हो गई एसआईआर पर चर्चा करवाने के लिए और अब अगले हफ्ते इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन कई और मुद्दे भी हैं जिन पर अभी भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। पर आज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रुपए की कीमतों में गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पहुंच गई है 90 रुपए के पार और पहली बार रुपए ने 90 आंकड़ा पार किया और अब तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही ऐसा कीर्तिमान भी बन सकता है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के पार रुपया हो सकता है। लेकिन आज जो बहस है सिर्फ रुपए की गिरावट की नहीं है, बहस सरकार की चुप्पी की है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी यही मुद्दा लेकर तत्कालीन सरकार पर बरसते थे। उनका बयान था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरता है। तो फिर आज क्या वही नियम लागू नहीं होता? क्या आज प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही है? क्या आज सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है? रुपए की गिरावट का असली कारण क्या है? सरकार की आर्थिक नीतियां क्यों फेल हुई या वैश्विक दबाव जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था सोशल मीडिया पोस्ट में ही मजबूत है या फिर जमीन पर? और जो आरबीआई लगातार इंटरवेंशन के बाद भी रुपया क्यों नहीं संभाल पा रहा है? इन सारी चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है कि जिस प्रकार रुपया गिर रहा है और सोशल मीडिया पर तो बधाइयों का तांता लग गया है, भर भर की बधाइयां मिल रही है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल का शतक लगवाने के बाद, डीजल का शतक लगवाने के बाद रुपए को भी अब नर्वस 90s में पहुंचा दिया है और जल्द ही ये शतक भी पूरा हो सकता है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है और पीएम मोदी कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री की साख तो आसमान पर चली गई है, डंका बज रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री क्या कहते थे और आज की क्या स्थिति है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनवाते हैं। रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो सर ये प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे और जवाब मांगा करते थे तत्कालीन सरकार से और ये भी कहा करते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो क्या आज पीएम की साख वाकई में गिर गई है? जय संविधान। देखिए, आज जो विषय आपने निधि चुना है, ये विषय जरा बहुत गंभीर विषय है और देश के लिए ये बहुत गंभीर चुनौतियां पैदा करने वाला है। तो मेरा निवेदन है आपसे भी और आपके दर्शक श्रोताओं से भी कि बात को समझें। देखिए, जो मोदी जी का भाषण आपने सुनाया कि भारत के निर्यातक और आयातक दोनों को रुपए के कमजोर होने का भयंकर दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, इसका मतलब यह है मोदी जी को अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं आता। मोदी जी को अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जब किसी देश की करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए एक्सपोर्टर हैं, आईटी इंडस्ट्री वाले एक्सपोर्ट करते हैं, माल भेजते हैं, कोई भी माल आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए $1,00,000 का माल आपने एक्सपोर्ट किया अमेरिका। अब $1,00,000 का माल अगर एक्सपोर्ट किया और डॉलर 80 रुपए का डॉलर था मान लीजिए, तो आपको 80 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर 90 रुपए का डॉलर होगा तो आपको 90 लाख रुपए मिलेंगे।
इसका मतलब जो निर्यातक है उनको रुपए के कमजोर होने का फायदा होगा। जो आयातक होंगे, जो इंपोर्ट करेंगे, जब वो इंपोर्ट करेंगे $1,00,000 का माल, तो उनको जब 80 का डॉलर था, माने रुपया मजबूत था, तो उन्हें 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और 90 का डॉलर होगा तो उनको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इसका माने आयातक को भयंकर नुकसान होगा। यही कारण है निधि, चीन है, जापान है, जो भी निर्यात परक देश है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं, वो अपनी करेंसी को कमजोर रखती हैं। क्योंकि जब वो करेंसी को कमजोर रखती हैं, मान लीजिए, उदाहरण लीजिए आप, चाहे हम भी निर्यात करते हैं और बांग्लादेश भी निर्यात करता है, जिसकी करेंसी ज्यादा कमजोर होगी उसका माल अमेरिका में सस्ता हो जाएगा, तो निर्यातक को फायदा होगा। अगर हमारी करेंसी ज्यादा वीक होगी तो हमें फायदा होगा, बांग्लादेश की करेंसी ज्यादा वीक होगी उसको फायदा होगा, क्योंकि माल सस्ता हो जाएगा, अमेरिका में ज्यादा बेच पाएगा। अच्छा, विश्व के अंदर दो प्रकार के देश हैं, एक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं और एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं। कुछ देश ऐसे हैं विश्व के जो एक्सपोर्ट पे उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। जब आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे अरब कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वेनेजुएला है, रूस है, यूक्रेन है, चाइना है, जापान है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं, इनका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। जो तेल पैदा करते हैं उनके यहां तेल का एक्सपोर्ट होता है, और चीन जो है तेल का आयातक है, लेकिन चीन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि उनका एक्सपोर्ट होता है, वीक करेंसी उनके लिए फायदेमंद है। भारत एकमात्र ऐसा देश है बड़ा जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वी आर ए इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हमारे यहां जो हम तेल का खपत है हमारी, जो सबसे ज्यादा है, चीन और भारतवर्ष तेल आयात करते हैं। अगर हम तेल आयात करते हैं और 80% हम आयात करते हैं, तो जब हम तेल आयात करते हैं तो डॉलर में हमें पेमेंट करना होता है। अब मान लीजिए $60 का तेल है और 80 रुपए का डॉलर है, तो 80 × 60 के हिसाब से 1 बैरल तेल हमको मिलेगा। लेकिन अगर 90 का डॉलर है तो 90 × 60 हमें तेल मिलेगा। तो हमारे 10 रुपए ज्यादा गए कि नहीं गए, हमें $10 ज्यादा गए कि नहीं गए, गए। इसका माने हमारा आयातित तेल की कीमत बढ़ जाएगी। सोने का हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं, चांदी का बहुत ज्यादा आयात करते हैं, एक्सपोर्ट हमारे यहां होता नहीं ज्यादा। तभी आप देखती हैं ना कि अमेरिका ही मात्र एक ऐसा देश है जहां से हमारा आयात कम था और निर्यात ज्यादा था। बाकी चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा है, निर्यात बहुत कम है। अमेरिका ने टैरिफ लगा के हमारे निर्यात को ठोक दिया। अब हम निर्यात करते हैं 50% टैरिफ लगता है, चीन निर्यात करता है 20% टैरिफ लगता है या 30% टैरिफ लगता है। तो चीन का माल सस्ता हो जाता है, वो माल धकाधक अमेरिका बेच रहा है, हमारा माल बिक नहीं रहा। एक्सपोर्ट जब नहीं हो रहा तो आप डॉलर कमा नहीं रहे। जब आप डॉलर कमा नहीं रहे तो तेल के आयात करने के लिए आपको मार्केट से डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, और क्योंकि डॉलर मार्केट से खरीदने पड़ रहे हैं इसलिए रुपया और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो हम क्योंकि ऐसे देश हैं जो आयात पे डिपेंडेंट है, निर्यात हमारे यहां ज्यादा नहीं होता। वी आर ए कंजम्पशन इकोनॉमी, वी आर नॉट ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वी आर नॉट ए इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वी आर ए कंजम्पशन इकोनॉमी। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमें कंज्यूम करना है चीजों को, क्योंकि 142 करोड़ लोग हैं, उनको खिलाना है, तो कंज्यूम करना है। अब उस पे मोदी जी ने लठ मार दिया है। अब आपने देश के 10-12 पूंजीपतियों को सारी संपत्ति दे दी। बाकी अखिल स्वामी और निधि तिवारी का तो नहीं पता, अखिल स्वामी के पास पैसा नहीं है। अब कंज्यूम कहां से करूं मैं, जब पैसा नहीं है मेरे पास। जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आपने निर्भर कर दिया, तो वो दूध पीना चाहेंगे, दूध कैसे पिएंगे, मक्खन खाना चाहेंगे, कैसे खाएंगे, सब्जी खाना चाहेंगे, फल 80 रुपए का किलो का अमरूद कैसे खाएंगे, वो 200 रुपए का सेब कैसे खाएंगे, वो नहीं खा पाएंगे। जब वो नहीं खा पाएंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा। कंजम्पशन नहीं होगा तो आपकी जो एडवांटेज था
कंजम्पशन इकोनॉमी का वो खत्म हो जाएगा। आपने क्या किया, गुने चुने अपने 2-4 पूंजीपतियों को अरबपति, करोड़पति, खरबपति बना दिया। अब अडानी जी तो ऐसा तो नहीं है कि ना 500 रोटी खा लेंगे, खाएंगे तो हमसे भी कम, क्योंकि उन्हें वेट भी मैनेज करना है, तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जब उनका पैसा आएगा तो इंडस्ट्री लगाएंगे। he will create supply, he will not create demand, we create demand. Middle class and lower class creates demand and the rich class creates supply. तो ये आपके सारे श्रोता दर्शक और आपको भी, निधि, आप इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, साइंस पढ़ी है? साइंस पढ़ी है, तो इसका हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। हमारे देश के युवाओं को और देश के हर व्यक्ति को अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का पता होना चाहिए। जितना हल्के में हम ले रहे हैं 90 रुपए का डॉलर हो जाना, यह मामला उतना हल्का नहीं है, यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। इसे गंभीरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, एक और उदाहरण देता हूं, मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन मेरे को पेट सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए निधि, तुम्हारी फैक्ट्री होती और तुम्हें 100 करोड़ का लोन लेना होता। एक तरीका तो यह है कि तुम इंडियन बैंक में जाओ, स्टेट बैंक में जाओ, कहो कि मुझे 100 करोड़ का लोन लेना है। वो आपको, मान लीजिए अगर आपको समझते कि आप लोन वापस करने योग्य हैं, आपको 100 करोड़ का लोन देते। कितने इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता? मान लीजिए 9%। लेकिन अगर आप डॉलर लोन लेते अमेरिका से, अमेरिका किसी फर्म से जो अडानी जी लिया करते थे, वहां से आपको लोन मिलेगा 3%। स्टेट बैंकों से मिलेगा 9% पे और अमेरिका से मिलेगा 3% पे। तो हर आदमी अमेरिका से लोन क्यों नहीं ले लेता? कारण यह है, अगर आपने अमेरिकन डॉलर से लोन ले लिया 100 करोड़ रुपए, और ये 100 करोड़ रुपए जितने भी डॉलर बनते हैं 80 रुपए के हिसाब से, उतने डॉलर उन्होंने आपको दे दिए। इंटरेस्ट तो आप 3% देंगे। लेकिन अगर उसकी कीमत डॉलर की 80 से 100 हो जाएगी तो 18% का प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा। जो पेमेंट आपको करना है, 100 करोड़ का लोन है, वो 120 करोड़ का लोन हो गया, और 120 करोड़ पे 3% देना पड़ेगा, तो बर्बाद हो जाएंगे आप। अच्छा, अब क्या किया है भारतवर्ष ने? भारतवर्ष ने फॉरेन करेंसी लोन ले रखे हैं, लोन। ये जो सड़कें देख रहे हैं ना, मेट्रो देख रहे हैं और बड़ी बड़ी रोड्स देख रहे हैं, तभी आपका लोन जो है 52 लाख करोड़ से बढ़ के 250 लाख करोड़ हो गया है। ये लोन का रिपेमेंट करना है आपको, और रिपेमेंट किस पे करना है? डॉलर में करना है। और क्योंकि रुपया वीक हो रहा है तो जितना लोन लिया उससे 1.5 गुना पैसा वापस करना है। अच्छा, आपकी जीडीपी बढ़ नहीं रही। मनमोहन सिंह के जमाने में जो 7.1% की एवरेज ग्रोथ थी वो 6.6% हो गई है। इसका मतलब यह है कि नए लोन आप जो ले रहे हैं वो पुराने लोन को वापस करने के लिए ले रहे हैं। निधि, हम लोग भयंकर भयंकर, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपके दर्शक श्रोता जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपा करके अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को समझें। और कभी आप चाहें तो मैं एक अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, अपने भारत के लिए, अपने देशवासियों के लिए इस सब्जेक्ट को गंभीरता से लें। राजनीति में तो उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से और माननीय न्यायालयों के माध्यम से हमारे मुंह में पट्टी लगा दी है। और महाराष्ट्र में आपको पता होगा, वहां 24-25 निकायों के अंदर हाईकोर्ट ने चुनाव रोक दिए हैं, क्योंकि वहां पे करीब करीब 12% वोट फर्जी मिले हैं। और उन्होंने कहा है कि ये रिजल्ट जो 3 दिसंबर को आने वाले थे, अब ये 22-23 दिसंबर को आएंगे, क्योंकि वहां बीएलओ अब घर घर जाएंगे और पता चलाएंगे कि वहां पे ये जो 10%, 12% वोट फर्जी बने हैं, ये कैसे बने हैं। और यही पूरे देश के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति को आपने नहीं समझा, निधि, ये तो अपना मस्ती करके गुजरात लॉबी वाले निकल जाएंगे। ये तो कहीं माल्टा में या स्विट्जरलैंड में अपना बड़ी बड़ी कोठियां खरीदेंगे, याट खरीदेंगे और उसमें घूमेंगे और आनंद करेंगे। और हम और निधि 5 किलो लाइन, अनाज की लाइन में वहीं फेयर प्राइस शॉप के सामने खड़े होंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। और वाकई में जो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो आज मोदी जी ने करके दिखाया। और भारत के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा, कभी नहीं लुढ़का। तो आज देश सवाल पूछ रहा है मोदी जी से, क्योंकि हर मंच से तो वो कहते हैं कि डंका बज रहा है,
प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है, फिर डंका बजता है तो फिर रुपए की आखिरकार लंका क्यों लग गई है? क्या शतक लगा देगा अब रुपया? और उसके बाद भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार मीडिया खामोश है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2014 से पहले तो आप देखते थे कि महंगाई डायन खाया जाता है, कितना गाना बजता था जब भी जो है रुपया गिरता था या फिर महंगाई का झटका लगता था, इस प्रकार के गाने आते थे और किस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते थे टीवी पर। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया खामोश है और एकदम ही कंट्रोल में कर लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मीडिया में कल जो सारा टॉपिक था डिस्कशन का, वो तुमने देखा होगा, मैं भी एक गोदी मीडिया में गया था। कल टॉपिक था जो उन्होंने, जो क्या नाम है उनका, चौधरी, आंध्र प्रदेश से जो कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर हैं, उनका वो लोग अपने संसद के अंदर अपनी कार के अंदर एक कुत्ता ले आई थी। भाई, कार के अंदर कुत्ता ले आई तो कौन सी बड़ी बात है? भाई मान लीजिए मेरा कुत्ता जो है बीमार है और मैं घर में अकेला हूं, घर छोड़ जाऊंगा तो बेचारे को कौन देखेगा? मैं अपने साथ कार में बिठा के ले गया और कार में मैंने उसको छोड़ दिया। मैं गया, क्लास ली मैंने और बाहर आके अपने कुत्ते को डॉक्टर को दिखाने ले गया। इसमें बड़ी बात कौन सी है? संसद के अंदर कुत्ता आ गया, संसद के अंदर कुत्ता आ गया। अरे भैया, संसद के अंदर नहीं आया, कार के अंदर आया और कार के अंदर बैठा है कुत्ता। संसद के अंदर कहां कुत्ता आया? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर भगवान कृष्ण को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि हम लोग सब जीव हैं, हम लोग सब आत्मा हैं, हम लोग सब ब्रह्म हैं और परब्रह्म से हमारा मिलन होने वाला है। तो अगली योनि मुझे कुत्ते की मिलेगी, घोड़े की मिलेगी, गधे की मिलेगी, या गुजराती मिलेगी, या महाराष्ट्री मिलेगी, या उत्तर प्रदेश की मिलेगी, या क्रिश्चियन पैदा होऊंगा या मुस्लिम पैदा होऊंगा, मुझे क्या पता। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में कहा है अच्छे कर्म करो जिससे अगले जन्म में तुम्हें ये कष्ट ना भोगने पड़े। तो उस बेचारे को, एक जीव को, एक परमेश्वर सृजित जीव को, वो भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी रोता है, उसको भी भूख लगती है हमारी तरह। तो वो भी इस प्रकृति की एक देन है, हम भी एक। उसको अगर मान लीजिए उन्होंने, रेणुका चौधरी ने अपनी कार के अंदर असहाय कुत्ते को ले आई, तो अब सब गोदी मीडिया जो कुत्ते पे ही डिस्कशन कर रहा था कल, क्योंकि रुपए के कमजोर होने में डिस्कशन करना नहीं चाहता। अब कभी कुत्ते को पकड़ लेंगे, कभी गधे को पकड़ लेंगे, कभी किसी को पकड़ लेंगे, उस पर डिस्कशन पूरे शाम को इसलिए निकाल देंगे कि असली मुद्दों पे ध्यान न जाए। लेकिन दोबारा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ये रुपए का कमजोर होना भारत के एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंसने की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पता चल रहा है जो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ आपने दिखाई थी वो फर्जी थी, और रुपए का गिरना 3 दिन के अंदर सबसे ज्यादा गिरना, शेयर मार्केट का लगातार 4 दिन से गिरना, ये दिखा रहा है ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। देश संकट में है और निर्मला सीतारमण को हटाकर वहां पे रघुराम राजन जैसे किसी व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को बिठाने की आवश्यकता है। ये बात तो आपने सही कही सर, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो तभी दिखाई देती हैं जब संसद चल रही होती है। संसद चल रही होती है तो एक दिन आती है, वो अपना भाषण देती है और फिर चली जाती है। मीडिया के सामने तो कभी आती नहीं, तो फिर वो जवाब ही कब देंगी, चाहे गिरते रुपए को लेकर हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के हो। लेकिन सर एक और सवाल है कि आप मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं, फिर रुपए की ये जो ऐतिहासिक गिरावट है वो कैसे हो गई? और जो महंगाई बढ़ रही है, आयात महंगा हो रहा है, इसका सरकार समाधान क्या दे रही है? नहीं, कोई समाधान, उनको पता ही नहीं है समाधान देने का। वो तो मस्जिदों को खुदवा रही है, वो तो हिंदू मुसलमान कर रही है, वो तो भाई भाई में लड़ाई करा रही है। अरे इन जो अमेरिकन चाइना जॉइंट कमीशन 12 सदस्यीय ने बताया, उसका जवाब दे रही है क्या? बता रही है क्या कि पहलगांव के अंदर अभी तक जांच हुई, उसमें क्या निकला, कौन दोषी था? पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कैसे आया, बता रही है क्या? ये बता रही है क्या कि रेड फोर्ट के अंदर जो विस्फोट हुआ जिसका पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ले ली, और पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेने के बावजूद आपने ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के बावजूद पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं, जवाब दे रही है क्या? वो जवाब नहीं दे रही है। वो तो अपने अंधभक्तों के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से देश को दिग्भ्रमित कर रही है, और जिस दिन लोगों की आंख खुलेगी उस दिन पता चलेगा बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, देखिए, विवेकशील बनना चाहिए आदमी को तथ्यों पे चलना चाहिए, आदमी को असलियत पे जानना चाहिए। और ये जो मैं भी अगर कोई बात कहता हूं ठोक बजा के, मेरा भी, मैं तो क्लास में कहता था अपने, करो, आर्गू करो, प्रूव दैट आई एम रॉन्ग। आइए किसी दिन किसी अनर्थ शास्त्री को बुला लीजिए,
अरे निधि, एक तरफ वो बैठ जाए, एक तरफ मैं बैठ जाऊं और प्रूव करें। वो अंड बंड संड अपना कुछ बोलने लगेंगे, मोदी महान है और मोदी का टंका बोल रहा है। और वहां गए थे, अब आपको पता है ब्राजील जब मोदी जी गए थे अभी 10 दिन पहले, वहां पे जब वो भाषण दे रहे थे उसको म्यूट कर दिया गया था। वहां के पत्रकारों ने उनके भाषण को बायकॉट कर दिया गया था। उसको केवल बाद में उसकी प्रेस रिलीज देनी पड़ी क्योंकि दे बायकॉटेड इट। अच्छा, फिर ये एक नया और ले आए, वो मोदी जी को फोन तक पहुंचाने के लिए एक वो संचार साथी करके, और हर मोबाइल के अंदर संचार साथी और मोदी जी की फोटो डालने के चक्कर में। अच्छा, वो गूगल ने भी मना कर दिया, वो एप्पल ने भी मना कर दिया, हम ये सब भैया फर्जीगिरी नहीं करेंगे। तो भैया मुझे अपने घर में मोदी जी नहीं चाहिए, मैं तो, हम पति पत्नी बड़े खुश हैं यार, हमें कोई तीसरे आदमी की आवश्यकता नहीं है। आएगा तो भैया अपने घर में रहो यार, मेरे घर के अंदर हम पति पत्नी बुढ़े बुढ़िया ठीक हैं, हम किसी दूसरे को अपने घर के अंदर मोबाइल के अंदर नहीं घुसने देंगे। अच्छा, संचार साथी सर ऐप की बात हो रही है तो आज पवन खेड़ा बड़ा ही एक सवाल लेकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब आए तो उन्होंने बड़ी ही वाजिब बात की। उन्होंने कहा जो घर घर मोदी की बात हो रही थी वो इसी ऐप को लेकर के बात हो रही थी कि हर घर में मोदी जी होंगे क्योंकि संचार साथी ऐप के माध्यम से। क्या कहा उन्होंने, उनका छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है, ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी में बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने के, शायद नहीं भी सोचते हो। लेकिन जो हमारी आपकी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना है। ये असलियत है इस ऐप की जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेट ने जब ये बयान दिया, फरमान जारी किया, उसके बाद मेरे भी मोबाइल पे आया, आपके मोबाइल पे भी आया होगा। लिंक पे करिए और संचार साथी बनाइए। तो आपने क्या खाना ऑर्डर किया,
आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, सब कुछ, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे, सब चीज की एक कॉपी 2 जासूस अपने पास मंगवाएंगे। क्या करेंगे इस कॉपी का? जरा पूछिए ना इनसे, इनकी रुचि क्या है हमारी निजी जिंदगी में। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अरे गूगल को तो दे देते हैं आप सारी जानकारी। अरे तो गूगल मेरी सरकार है क्या? गूगल क्या मुझे अरेस्ट कर सकता है? गूगल क्या उस जानकारी का दुरुपयोग करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? क्या गूगल जो भीमा कोरेगांव में हुआ, ऐसी ही किसी ऐप के जरिए लैपटॉप में कुछ एविडेंस घुसा दिया इन लोगों ने और उनको जेल में डाल दिया, क्या गूगल ये कर सकता है? गूगल के खिलाफ मेरे पास कानूनी रास्ता है, मेरी अपनी सरकार के खिलाफ मेरे पास क्या है कानूनी रास्ता? जो वीआईपीज हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पत्रकार हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी ही पार्टी के भीतर के जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, उन सब के लिए पेगासस, आम आदमी के लिए संचार साथी। मकसद एक ही है। जो पेगासस का मतलब था, पेगासस गैर कानूनी रूप से पिछले दरवाजे से आपकी जिंदगी में घुस रहा था, संचार साथी सामने के दरवाजे से कानूनी जामा ओढ़कर आपकी मोबाइल्स में घुस रहा है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपकी जिंदगी में घुस रहा है। कल दोपहर को तो सर ये जो है गूगल से कंपेयर किया जा रहा था और इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि गूगल के खिलाफ तो हमारे पास कानूनी रास्ता है, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ तो कोई भी कानूनी रास्ता नहीं है। हम तो सरकार कुछ भी कर लेती है, हम सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, हम शिकायतें लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अगर सरकार कुछ करेगी तो उसके खिलाफ तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। देखो निधि, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी सोचे बिना शायद ये इसलिए लाने की बात कर रही है प्रसार साथी कि जैसे नेपाल के अंदर जेनजी का जो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने सरकार को पलट दिया था, वो सोशल मीडिया पे कंट्रोल के ही कारण था। अब देखिए, देश के अंदर 142 करोड़ लोग हैं। 142 करोड़ में मान लीजिए 40% ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन पे निगाह रखने की इनको आवश्यकता कितनी है? हो सकता है कम हो। 40% लोग ऐसे होंगे जो इनके विरोधी होंगे, 20% लोग निर्विकार होंगे। इन्हें जो इनके खिलाफ, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये अपने साथी ये डाल लिया, अब मेरे को मान लीजिए मैं कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं करता कुछ भी, लेकिन मैं डर एक अंदर मेरे बैठ जाएगा कि आई एम बीइंग वॉच्ड। जब आई एम बीइंग वॉच्ड मेरे अंदर हो जाएगा तो मैं बोल के सोच सोच के बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो अपने किसी मित्र से व्हाट्सएप भी करूंगा तो कहूंगा मोदी जी बड़े अच्छे हैं, अमित शाह साहब बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल देखिए इतना बढ़िया हो गया, 90 रुपए का डॉलर हो गया, कितनी खुशी की बात है, रुपया तो मजबूत हो जाता रहा है, पहले 80 रुपए में डॉलर में मिल जाता था, अब 90 रुपए मिलता है, माने रुपया मजबूत हो रहा है। आधे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो देखिए, जो नेपाल के अंदर हुआ था सोशल मीडिया पे कंट्रोल, वो यहाँ पे भी हो रहा है। फिर भैया एक चीज बताओ, जो बिहार के अंदर सुना होगा तुमने, वहां क्या करते हैं? लड़कों को उठा ले जाते हैं, शादी के लिए लड़कों को उठा ले जाते हैं, उसकी जबरदस्ती शादी करा देते हैं। चलिए, हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ, लेकिन बिहार के अंदर करते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ कहते हैं उसको। अच्छा, लड़की की शादी करा देते हैं, कहता है बेटा तुम्हारी शादी हो गई, रोता रहता है लड़का, तुम जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, चाहो तो छोड़ दो, लेकिन हमने तो शादी करा दी, हो गया काम। अच्छा, ये तो उसी तरह की बात हो गई। अरे यार, तुम जबरदस्ती शादी क्यों करा रहे हो यार? फिर उसको बीवी को छोड़ दोगे, फिर दोनों कलपते रहेंगे। अरे यार, जिसे शादी करनी है करे, जिसे नहीं करनी है ना करे, जिसे शादी करके छोड़ना है छोड़े, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि नहीं शादी तो हम करा देंगे, उसके बाद चाहे तो बीवी छोड़ देना। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर मुझे डालना है मैं डाल दूंगा, नहीं डालना है मैं शादी करूंगा। मेरी 77 में शादी हुई थी 7 दिसंबर को, अभी तक हम निभा रहे हैं, क्योंकि हम भैया देखो सनातनी हैं, हमने तो 7 फेरे लिए हैं, अग्नि के 7 फेरे, मरते दम तक दोनों साथ रहेंगे। ये नहीं कि वो यज्ञ करना है, वो राजसी भोग लेना है, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमना है, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमना है, इसलिए बीवी को छोड़ दें। वो हम सनातनी उस टाइप के फर्जी सनातनी नहीं है, हम तो असली सनातनी हैं। तो देखिए, ये वो वाली बात हो गई, जबरदस्ती शादी करा दो, अब एक कहो रखना हो रखो, ना रखना हो ना रखो। अरे भैया, तुम काहे के लिए जब, अच्छा गूगल ने भी मना कर दिया, आईफोन ने भी मना कर दिया, एप्पल ने भी मना कर दिया, ये तो गुंडागर्दी है।
मैन्युफैक्चरर पे दबाव डालने वाले आप कौन होते हैं? अरे मेरी गुडविल है यार, जिसको चाहूं मैं अपने मोबाइल में स्थान दूं, जिसको चाहूं ना दूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? अब निधि के कौन दोस्त होंगे अखिल स्वामी बताएगा क्या? अखिल स्वामी के कौन दोस्त होंगे निधि बताएगी क्या? मेरा कौन संचार साथी होगा मैं डिसाइड करूंगा? तुम कौन होते हो बताने वाले भाई? बिल्कुल आपने सही कहा सर कि इस ऐप को लेकर के जो अभी हंगामा देखने को मिल रहा है, वाकई में सही है कि आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं कि हमारे फोन में होगा या नहीं होगा। और जिस प्रकार से मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं, उस पर जब हंगामा हुआ तब सरकार इस पर बैकफुट पर आई और लिखित में आदेश नहीं दिया, लेकिन मौखिक रूप से बता दिया कि भाई आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आदेश है वो तो यही है कि कंपलसरी होगा। अब आगे क्या आदेश आता है, क्या लिखित में आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।